यात्रा है। भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये नाम मंत्र बना, ये नाम नारा बना, लेकिन 13 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के बावजूद ये नाम आम ही था। गुजरात में भूकंप से तबाही के बाद राज्य लड़खड़ा रहा था। बीजेपी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर थी। पार्टी के भीतर मोदी को लेकर नाराजगी थी। केशु भाई और सुरेश मेहता सरीखे नेता अपने दांव का इंतजार कर रहे थे। 1 साल में विधानसभा चुनाव थे। मोदी को हवा का रुख बदलना था, कुर्सी के कांटे निकालने। इसी बीच एक ऐसी आग लगी जो 1 दशक बाद भी रह रहकर धधक उठती है। ट्रेन के इस डिब्बे में इंसानियत जली थी। 59 जिंदगियों को फूंकने वाली लपटों को गोधरा में तो बुझा दिया गया, पर चिंगारी की चपेट में समूचा गुजरात आ गया। दंगे तो 3 दिन में काबू में आ गए, पर बेजान, बेबस, बेघर हुए लोगों पर शुरू हुई सियासत कभी काबू में नहीं आई। दिसंबर 2002 में हुए चुनावों में बीजेपी ने फिर सरकार तो बना ली, लेकिन मोदी पर ध्रुवीकरण की खातिर दंगों को जानबूझकर न रोकने की साजिश के संगीन आरोप। ये बात और है कि न तो किसी जांच समिति ने, न किसी न्यायालय ने मोदी का गुनाह तय किया, और सियासी दरबार के सबसे बड़े गुनहगार बने रहे मोदी। मोदी को मालूम था कि कोई भी जवाब आरोपों को शांत नहीं कर सकता, और माफी का मतलब होता इकबालिया जुर्म। संवेदना वो जताते थे, पर सियासत में इसकी जगह नहीं। सो मोदी ने नई राह पकड़ी। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सुराज्य, विकास, ये मुद्दे लोगों के गले उतर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भाई बहुत हो चुका, अब कोई करने वाली बात तो बताएं कि मैं ये करना चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं, और जनता को उसमें भरोसा हुआ है। मोदी के पहले कार्यकाल ने ही गुजरात में कई सकारात्मक बदलाव देखे। उद्योग लगे, गांव-गांव तक सड़कें गई, बिजली पहुंची, योजनाएं बनी। गुजरात की असेंबली में जब मोदी जी ने घोषणा करी कि हम गुजरात के हर गांव में 24 घंटा बिजली देंगे, तो विपक्ष के नेता अमर सिंह जी थे, अमर सिंह चौधरी थे। उन्होंने कहा था कि मोदी जी, मेरी आपको एक राय है कि आप ऐसी घोषणा मत करिए जो पूरी न हो सके। मोदी देखते ही देखते कॉर्पोरेट जगत के भी लाडले बन गए और अपने राज्य के भी। विरोधियों के पास एक ही हथियार था, सांप्रदायिकता के तीर। मोदी चौमुखी विकास की ढाल लिए हर वार से बचते बार बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते रहे। इस राज्य ने इतने सालों तक लगातार किसी एक को शासन नहीं करने दिया है। भारतना सार्वभौमत्वनु અને અખંડતાનું સમર્થન કરી ये हैट्रिक है। अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है। लेकिन जिस वक्त मोदी गुजरात में मजबूत हो रहे थे, बीजेपी केंद्र में चरमरा रही थी। जिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी ने 4 दशक तक चुनाव लड़ा था, वो उम्र और बीमारी की वजह से सक्रिय नहीं थे। और लाल कृष्ण आडवाणी की शख्सियत में वो करिश्मा नहीं था। अब इस संकट से भारतीय जनता पार्टी को कोई निकाल सकता था तो वो नरेंद्र मोदी निकाल सकते थे। इसको जैसे ही 2010-11 के आंदोलन हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में भी और उसके बाहर के लोगों ने भी ये समझा कि ये आदमी है जो दरअसल अब विकल्प दे सकता है। दो 2004 और फिर 2009 के आम चुनावों में बीजेपी चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं थी।
पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई में कई नेता खुद पर ख्याली दांव लगाए बैठे थे। जनता तो दूर, उनके अपने कार्यकर्ता उनसे प्रभावित नहीं थे। प्रकृति का नियम है, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, और बीजेपी का सूरज पश्चिम में निकल रहा था। मैं नरेंद्र भाई के 14 के चुनावों से पहले चेहरे की तलाश थी। मंथन संघ में था, पार्टी में भी, पर कार्यकर्ताओं ने जैसे अपना नेता चुन लिया था। मुश्किल ये थी कि महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी के हर पायदान पर कोई न कोई नेता विराजमान था। मोदी के लिए रास्ता छोड़ना किसी को गवारा नहीं था। प्रधानमंत्री वो अगर सत्ता में आती है बीजेपी तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। निर्णय होगा पार्टी का, तब आपको उसकी जानकारी देंगे। मोदी लगातार गुजरात जीत रहे थे, पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का भी तो जादू चल रहा था। फिर मोदी ही क्यों? ये सवाल बड़े बड़े नेताओं को चुभ रहा था। दरअसल नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तभी से उनके नीचे की जमीन खींचने वालों की कमी नहीं थी। कई मौकों पर तब लालकृष्ण आडवाणी ने उनकी पैरवी की थी, उनकी जगह बचाई थी। अब आडवाणी के लिए भी ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि पार्टी में उनसे बड़ा सियासी कद किसी और का हो सकता है। इस बीच विवादों की वजह से कुर्सी छोड़ने को मजबूर हुए पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी की जगह जनवरी 2013 में राजनाथ सिंह ने ले ली थी। और राजनाथ मोदी में ही बीजेपी के भविष्य को भांप रहे थे। पर एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विरोध था, दूसरी तरफ सहयोगियों के साथ छोड़ने का डर। फिर मानो विरोध की ताकत को मापने के लिए पार्टी के भीतर और बाहर मन टटोलने के लिए जून 2013 में मोदी को आम चुनावों के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। गोवा का समुंदर उतना अशांत नहीं था जितनी गोवा की उस कार्यकारिणी के बाद पार्टी में हलचल मची थी। आडवाणी ने पार्टी में अपने हर एक पद से इस्तीफा दे दिया। मोदी उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थे। मैं संघ का स्वयंसेवक बना, बाद में जनसंघ का बना, फिर बीजेपी का बना। मैं समझता हूं कि जितना मुझे इन संस्थाओं से मिला है, संगठनों से मिला है, और जितना मुझे अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं से मिला है, और जितना देश ने मुझे दिया है, वो प्रधानमंत्री पद से काफी अधिक है। मैं ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है। ये अनावश्यक गलतफहमी लोगों में पैदा करने की कोशिश की जा रही है और यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन इस फैसले पर संघ की मुहर थी, आडवाणी को मानना ही पड़ा। पर सहयोगियों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। नीतीश कुमार का मोदी विरोध जग जाहिर था। 16 जून 2013 को उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया। अपनी तरफ से कोई कटु वचन का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। हालात ऐसे थे कि बिहार में किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति को बनाए रखना कुछ घंटे के लिए भी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं था। इसलिए हमने 2 फैसला लिया है जिसकी जानकारी आपको दी। मोदी के आलोचक उनकी ताजपोशी को लेकर सबसे बड़ा डर यही पैदा करते थे कि मोदी रहेंगे तो एनडीए नहीं रहेगा। जेडीयू एक मजबूत सहयोगी था, उस दलील को बल मिलने लगा। लेकिन यह भी सच है कि जेडीयू के अलावा कोई और मोदी से परहेज करता नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी जी इज एन एबल, केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने अपनी स्टेट में जो काम करके दिखाया है, उसकी एप्रिसिएशन अकेले यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में हो रही है। फिर संघ का यह मानना था कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को अपने चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए। चेहरे की भी परीक्षा हो जाएगी और पार्टी की भी।
तब तो सारे विरोध और अंतर विरोध को ताक पर रखकर 13 सितंबर 2013 को ऐलान कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी होंगे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में नियुक्त किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। मोदी के इर्द गिर्द ऐसा उत्साह बनने लगा, ऐसा सैलाब उमड़ने लगा कि अंदाजा लगाना मुश्किल था कि मोदी कार्यकर्ताओं की पसंद है या देश की। सालों बाद ऐसा हो रहा था कि बीजेपी का कमल छोटा दिखता था, नरेंद्र मोदी की शख्सियत बड़ी। ये खास वो लड्डू हैं जो बनाए गए थे, तैयार किए गए थे। नहीं, मोदी चूर या मोती चूर? मोदी चूर। मोदी चूर के लड्डू हैं। किसकी जीत है ये? मोदी की जीत है। मोदी। देश की राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। भारत की सफलता की गाथा आगे बढ़ने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना स्थान, गौरवमय स्थान फिर से प्राप्त करेगा, ऐसा हम सबको भरोसा है। जहां बात होती, मोदी की लहर की बात होती। राज्यों के नतीजे आए तो लहर की तस्दीक हुई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत हासिल कर ली और दिल्ली में सबसे अधिक सीटें हासिल की। देखिए, चारों राज्यों में कांग्रेस का सफाया हुआ है और इस सेमीफाइनल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली है। इन चुनावों के लिए मोदी ने धुआंधार प्रचार किया था, पर अब सबसे बड़ी लड़ाई की बारी थी। 10 साल बाद केंद्र में लौटने की लड़ाई थी। जिसे हमने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। पार्टी के सभी नेताओं ने परिश्रम किया है, लेकिन सर्वाधिक सैकड़ों रैलियों को संबोधित और सैकड़ों ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने इतनी रैलियों को और इतने कार्यक्रमों को इतने कम समय में कभी भी संबोधित नहीं किया होगा। पार्टी के आला नेताओं की नाराजगी कायम थी, पर मोदी के आगे सब बौने पड़ रहे थे। इन चुनावों में मुद्दा था तो मोदी, नाम था तो मोदी। मोदी का रुतबा कुछ ऐसा बढ़ रहा था कि विरोधी पार्टियों के नेता भी नमो नमो जपने लगे। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला आदमी यहां पहुंचा तो ये कोई भी तारीफ करेगा। और जब रामविलास पासवान यूपीए छोड़ एनडीए की नाव पर सवार हो गए तो विरोध की आवाजें धीमी और धीमी पड़ती चली गई। देश के सबसे दिलचस्प चुनावों में कैसे एक अकेले मोदी ने मारी बाजी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। 6 करोड़ गुजरातियों की जिंदगी की झलक दिखलाकर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को लुभाने में मोदी कामयाब रहे। सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने जीत ली है, पर युद्ध अभी बाकी है। युद्ध भ्रष्टाचार से, युद्ध महंगाई से, युद्ध बेरोजगारी से। हम मोदी जी को लाने वाले हैं।
एक ऐसे देश की आकांक्षाएं जहां हजारों जातियां समुदाय हों, जहां 780 भाषाएं बोली जाती हों, जहां एक ही वक्त में अलग अलग इलाके बर्फ से लेकर सूखा तक झेल रहे हों। ऐसे देश की उम्मीदें सागर से गहरी, आसमान से ऊंची हैं। नरेंद्र मोदी ने जन्नत के सपने दिखाए थे। उन्हें सच करने में मोदी कितना वक्त लेते हैं, जनता कितना वक्त उन्हें देती है, ये अहम होगा। आपने मुझे जहां भेजा है वहां जो कुछ भी अच्छा होगा उसका यश आपको जाता है, और अगर कोई कमी रह जाए तो समझ लेना कि शायद मेरे सीखने में कुछ कमी रह गई है, इसलिए कमी रह गई। अच्छा है तो आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण कमी रह गई तो मेरी जिम्मेवारी होगी, इस विश्वास के साथ जा रहा होगा। ये उम्मीदों की कुर्सी है, आकांक्षाओं से बुनी है, सपनों की जमीन पर टिकी है। आलोचक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे सपने दिखाए हैं जो आंख खुलते ही टूट जाएंगे, और यही है मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। निखर गए तो कुंदन, बिखर गए तो राह।